हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं 26 फरवरी 2025 से रिलेटेड, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये 4 टॉपिक्स हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। और साथ में अब मैं आपको डेली एक स्कीम भी बताऊंगा, आपके बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो बिहार की स्कीम भी हो सकती है और नेशनल लेवल की भी स्कीम हो सकती है, यूनियन गवर्नमेंट की भी। तो हम सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, डेली एक स्कीम कवर करेंगे और उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अभी भेजा है इंडिया ने किसको, होंडुरस को। होंडुरस के बारे में कई बार बता चुका हूं, जब मैं मैक्सिको के बारे में, पनामा के बारे में बता रहा था, कोलंबिया के बारे में और डेरियन गैप के बारे में बता रहा था, तो मैंने ये चीजें बताई थी। होंडुरस की लोकेशन फिर से न्यूज में आ गया है, फिर से हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। पीएम मोदी टू बूस्ट टी इंडस्ट्री, तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया भी हम लोग देख लेंगे। इससे पहले हम लोग टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया देख चुके हैं, है ना। HIV सेल्फ टेस्टिंग किट कहां पे बांटी जा रही है, इसके बारे में देखेंगे। और आर्मी चीफ 5 डे फ्रांस विजिट पे गए हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इनके बारे में एक करके देखना है। बट उससे पहले हमेशा की तरह एक दिन पहले के जो आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने दे रखे थे आपके टेलीग्राम चैनल पे, उसको डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे कल के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। किसे अपॉइंट किया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या है, शक्तिकांता दास को। शक्तिकांता दास को अपॉइंट किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 कौन है, वो है पीके मिश्रा। और 2 कौन हो गए, 2 हो गए शक्तिकांता दास। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के, है ना। 25th गवर्नर रह चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 25th गवर्नर रह चुके हैं। 26th गवर्नर कौन है, जो भी हाल फिलहाल में बनाए गए हैं, उनका नाम है संजय मल्होत्रा साहब। कौन है, संजय मल्होत्रा साहब। ये चीज आपको ध्यान रखना है। शक्तिकांता दास ने 2 टर्म सर्व की है एज अ आरबीआई गवर्नर। 2018 में इन्होंने पदभार संभाला था और 2024 में जाकर उन्होंने पदभार अपना छोड़ा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं और अब पीएमओ में काम करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ, तो आपको इनको ध्यान रखना होगा, है ना। पीके मिश्रा अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और उससे पहले कौन थे, निपेंद्र मिश्रा थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलना है। क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चागोस आर्किपेलागो, ठीक है। तो चागोस के बारे में बताया था, ये किस चीज से बिलोंग करता है, अभी ये मॉरिशस से बिलोंग करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने ये चीज तब बताई थी आपको जब मैंने आपको ये बताया कि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को उनके नेशनल डे के दिन, है ना। उनका नेशनल डे 12 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1968 को वो आजाद हुए थे। किससे, यूके से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हम लोग भी यूके से आजाद हुए थे, ये भी यूके से ही आजाद हुए थे, इसलिए वो लोग 12 मार्च को नेशनल डे मनाते हैं। तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बुलाया गया है। तो मालदीव, मॉरिशस के बारे में मैं जब आपको बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था चागोस आइलैंड्स के बारे में भी, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि इट कंसिस्ट ऑफ 58 आइलैंड्स लोकेटेड 500 किलोमीटर साउथ टू मालदीव्स। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मैंने यही बताया था चागोस आइलैंड के बारे में कि ये 58 आइलैंड्स का ग्रुप है ना। और ये 500 किलोमीटर जस्ट नीचे आप देखोगे, मालदीव्स के नीचे आपको मिल जाएगा, है ना। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं, द फ्रेंच फर्स्ट कॉलोनाइज्ड इट इन 1715। बिल्कुल करेक्ट है। और फिर उसके बाद इसे यूके के पास ही आ गया था, क्योंकि 1814 के आसपास फिर पावर शिफ्ट हो रही थी, है ना। नेपोलियन भी हार गए थे उस टाइम, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, द यूके फॉर्म्ड द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी BIOT इन 1965 विद चागोस एज अ पार्ट, है ना। 1968 में आजादी मिली थी मॉरिशस को यूके से, उससे पहले 1965 में इसको ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था यूके की तरफ से, तो बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ है, चागोस वाज ट्रांसफर टू मॉरिशस इन 1968। बिल्कुल रॉन्ग है, आपको ध्यान रखना है। चागोस को ट्रांसफर नहीं किया गया था। 1968 में मॉरिशस को आजादी मिल गई थी यूके से, बट चागोस आइलैंड को अलग कर दिया गया था मॉरिशस से, और इसे अभी ट्रांसफर किया गया है 2024 के अंदर, ठीक है। 2024 के अंदर ट्रांसफर कराया गया है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज करेक्ट। 1, 2 एंड 3 ओनली, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन 58 आइलैंड्स में से मैंने एक आइलैंड का नाम बताया था, डिएगो गार्सिया, जो अभी भी इस पे अभी भी कब्जा कर रखा है किसने, यूके ने, और इस पे यूएसए का बेस है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर चीज को थोड़ा सा समझते हुए कवर करते हुए आपको चलना होगा, तो सारी चीजें क्लियर होगी। समझ में आया कि नहीं आया। फर्स्ट, सेकंड, थ्री इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सैटेनिक वर्सेस। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि द सैटेनिक वर्सेस बुक किसने लिखी है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सलमान रुशदी ने, जिनका जो जन्म हुआ था वो मुंबई में ही हुआ था, इंडिया में हुआ था, और ये ब्रिटेन के सिटीजन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि इनकी बुक को फिर से अलाउ कर दिया गया है इंडिया के अंदर, और अभी दिल्ली में आपको ये बुक मिलेगी। क्वेश्चन 4 देखते हैं, वेयर इज द फर्स्ट वुमेन पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड। फर्स्ट वुमेन पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस
कहाँ पे हुई है तो आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पे हुई है, इंडिया में हुई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंडिया में ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई है और इससे रिलेटेड वीडियो भी कल रिलीज करी गई थी, जिसमें द्रौपदी मुर्मू के सामने जितने भी पीस कीपर्स थे 34 से ज्यादा कंट्रीज के ग्लोबल साउथ के, उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किसके सामने, द्रौपदी मुर्मू के सामने। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट वुमेन पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, इंडिया में है, कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। साथ में ये भी बताया था कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा कौन सी कंट्रीज के ट्रूप्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा नेपाल के हैं, इंडिया मत लगा के आ जाना। सेकंड कौन है, सेकंड रवांडा है, थर्ड कौन है, बांग्लादेश है, एंड फोर्थ नंबर पे इंडिया है, ठीक है, बांग्लादेश है और फोर्थ नंबर पे इंडिया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। इंडिया से बहुत सारी फीमेल ट्रूप्स भी जाती हैं और यूएन पीस कीपिंग में अपना योगदान देती हैं। उसमें से एक अबय नाम की रीजन है जहां पे अपना योगदान दे रही हैं हमारी फीमेल ट्रूप्स यूएन पीस कीपिंग में एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है ना। ये अबे नाम का रीजन कहाँ पे है, सूडान और साउथ सूडान के बीच में, ये कन्फ्लिक्टेड रीजन है सूडान और साउथ सूडान के बीच में, है ना। सबसे पहली बार हम लोगों ने अपनी वुमेन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा था कहाँ पे, लाइबेरिया में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कब, 2007 के अंदर। तो हर छोटे छोटे फैक्ट्स को आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा, तभी सारी चीजें क्लियर होंगी। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच नेशनल पार्क इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसेरस। तो इनके बारे में कल मैं आपको बताया था जब काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। ये है कहाँ पे, ये आसाम के अंदर में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। आसाम के जितने भी नेशनल पार्क हैं इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे ओरांग हो गया, नामेरी हो गया, दिब्रू सायखोवा हो गया, रायमोना नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा हो गया। तो इन सारी चीजों के बारे में, दिहिंग पटकाई हो गया, तो हर चीज के बारे में आपको अच्छे से कवर होना चाहिए, तभी कुछ बात बनने वाली है। तो क्वेश्चन 5 तक हम लोगों ने कर लिए। कल के करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से निकले थे, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं उसी का लेवल लगभग लगभग सेम रखता हूं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता रहता हूं, क्योंकि बीपीएससी और भी जितने पीसीएस हो, खासकर बीपीएससी का तो कुछ अता पता नहीं रहता, कभी भी वो अपना लेवल चेंज कर देता है, ठीक है। तो 69 और 70 में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा और 70 और 71 में भी काफी डिफरेंस देखने को मिल सकता है, इसलिए हर चीज को अच्छी तरीके से तैयार करके चलो। और अब हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं स्कीम्स के बारे में पढ़ना। स्टार्टिंग में हम लोग एक स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारी आज की स्कीम है। स्कीम का नाम है चाय विकास योजना, ठीक है। चाय विकास योजना के बारे में हम लोग आज देखेंगे। चाय विकास योजना ही पहली मैंने स्कीम क्यों उठाई, क्योंकि आज हम लोग टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा बिहार से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जो टी का प्रोडक्शन है वो बहुत सारे स्टेट्स में होता है, बहुत सारे स्टेट्स में होता है, जैसे कर्नाटक हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, केरला हो गया, बट बिहार में नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। बट हम लोग प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, टी को जो प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के कुछ सर्टेन रीजन्स में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पे जो एरिया है वो एकदम एडिक्वेट है, एक टी प्रोड्यूसिंग रीजन उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। कौन कौन से रीजन में, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया और कटिहार। मतलब ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग टी के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टी प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, साथ में ही क्या है, साथ में ही वेस्ट बंगाल है, आपको पता है ना। और वेस्ट बंगाल एक मेजर हब है किस चीज का, टी प्रोडक्शन का। तो इस तरीके से हम लोग जो ये वाले जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे टी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना होगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एंड कटिहार। तो जो हमारी योजना है, योजना का नाम देखिए, योजना है चाय विकास योजना। हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि इन सारे रीजन्स में, इन पांचों डिस्ट्रिक्ट में ही, 1 2 3 4 5, इन पांचों डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग एक तरीके से टी का प्रोडक्शन को बढ़ाएं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए कुछ इंसेंटिव हमारे गवर्नमेंट ऑफ बिहार द्वारा दी जा रही है, जिसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये देखो कि इसे लॉन्च किसने किया है, इसे लॉन्च किया है चाय विकास योजना को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बिहार ने इसे लॉन्च किया है। किस चीज के लिए, टी के प्रोडक्शन के लिए। कहां पे, किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया एंड कटिहार, इन पांचों डिस्ट्रिक्ट के नाम ध्यान रखने होंगे, ठीक है। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है वो क्या कह रही है इस योजना के तहत, कि हम लोग आपको सब्सिडीज देंगे, हम लोग आपको इंसेंटिव देंगे और आपको यहाँ पे प्रोडक्शन करना है। अब सब्सिडीज किस माध्यम से मिलेगी, इसके बारे में देखो। बिहार में ये बात कही गई है इस योजना के तहत कि हम आपको सब्सिडीज देंगे 2 इंस्टॉलमेंट में, और आपको क्या करना है, आपको प्लांटिंग मटेरियल, जो भी चीज, जो भी बीज खरीदना होता है वो आप खुद ही खरीदो, उसमें हम लोग आपको फिर आपके पैसे डाल देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आपको कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी जो सब्सिडीज है, पहली बार में आपको 75% प्रोवाइड की जाएगी और सेकंड बार में आपको 25%, सेकंड ईयर में आपको 25% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। ये किस चीज के लिए है, ये है प्लांटिंग मटेरियल्स के लिए, जैसे कि बीज हो गया, है ना,
और खाद वाद जो भी चीज चाहिए होगा आप खुद से खरीदो, और उसके लिए हम लोग आपको क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड कर देंगे। 75% पहले ईयर में और 25% आपके दूसरे ईयर में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने बात करी कि आप प्लांटिंग मटेरियल तो खरीद लो, और फिर उसके बाद आपको वहां पे प्लांटेशन करने के लिए कुछ मशीन्स की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे कि प्रूनिंग मशीन्स हो गया, मैकेनिकल हार्वेस्टर्स हो गया, प्लकिंग शेयर्स हो गया, लीव कैरियर व्हीकल्स हो गया। इन सब चीजों के लिए भी हम लोग क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, आपको सब्सिडीज देने वाले हैं। हम लोग जो आपको सब्सिडीज देंगे उसको यूज करके आप इन व्हीकल्स को भी खरीद सकते हो। अब इन व्हीकल्स को खरीदने के लिए हमारी सरकार ने कहा है, बिहार की सरकार ने, कि हम लोग 50% सब्सिडी देने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। और हॉर्टिकल्चर मशीन के लिए कितना मिलेगा, 50% सब्सिडी। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। प्रूनिंग मशीन के लिए क्या होगा, सब्सिडाइज्ड 60,000 रुपीज मिलेंगे, या 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। जो भी कम होगा उतना पैसा आपको दे दिया जाएगा, 60,000 रुपए या 50% ऑफ द कॉस्ट। फिर मैकेनिकल हार्वेस्टर के लिए, इस मशीन के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे, नहीं तो 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट आपको दे दिया जाएगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपको टोटल लैंड होना चाहिए वो 2 एकड़ से ज्यादा होना चाहिए। 2 एकड़ या 2 एकड़ से ज्यादा होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी लीव कैरियर व्हीकल के लिए 7,50,000 रुपए या 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट, जो भी कम होगा वो प्रोवाइड करेगी कौन, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब आपको एग्जैक्ट डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ओवरऑल याद रखो कि प्लांटिंग मटेरियल के लिए 75% एंड 75% पहले ईयर में और 25% सेकेंड ईयर में प्रोवाइड करिए कौन, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और फिर कुछ मशीन्स के लिए भी, इन प्लांटेशन के मशीन्स के लिए, लगाने के लिए मशीन्स अगर चाहिए होगी तो उसके लिए भी सब्सिडी कौन प्रोवाइड करी है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ गया है। इसमें सिर्फ वही लोग एक तरीके से इस चीज के एलिजिबल है जो इन डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले हैं, ठीक है। जो इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया एंड कटिहार, सिर्फ वही इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा कि बिहार में जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पूरे बिहार के नहीं, सिर्फ इन डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड क्या है कि 2 एकड़ से ज्यादा की लैंड होनी चाहिए, और आपके पास डीबीटी पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जितनी भी बेनिफिशियरीज के बनेंगे उसके 30% वुमेन होनी चाहिए, और इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। जो भी पहले आ जाए उसको ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ज्यादा मतलब एक और कैटेगरी हम लोग लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी पहले आ जाए उसको दे दिया जाएगा। बस 30% जो एलोकेशन होगा वो किसको होगा, वुमेन बेनिफिशियरीज को होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से आपको कवर करते हुए चलना था। आज हम लोगों ने एक स्कीम को, इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में पढ़ लिया। स्कीम का नाम क्या है, चाय विकास योजना, ठीक है। तो भूलोगे तो नहीं भूलोगे। हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी, कौन कौन सी, सुपौल हो गया, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार, यहाँ पे टी के प्रोडक्शन का बढ़ावा देने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये बॉर्डर शेयर कर रहा है किसके साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, और वेस्ट बंगाल तो गढ़ है किस चीज का, टी प्रोडक्शन का। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग आज के टॉपिक पे चलेंगे। आज का पहला टॉपिक देखते हैं क्या है। स्कीम हम लोग की आज की हो गई। आज हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे आज के 26 फरवरी 2025 के, ठीक है। इंडिया सेंड्स 26 टन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू होंडुरस इन आफ्टरमैथ ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा, ठीक है। तो वहां पे एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया, सारा नाम का एक तूफान आया, कहां पे, होंडुरस के अंदर। और इसकी वजह से इंडिया ने अब होंडुरस को मेडिकल असिस्टेंस और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 26 टन का ये पूरा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या है, जैसे कि ग्लव्स हो गए, सिरिंजेस हो गए, बेड वेड हो गया, है ना, ओढ़ने के लिए कुछ चीजें हो गई, कुछ कपड़े हो गए, हाइजीनिक किट्स हो गई। तो ये सारी चीजों को प्रोवाइड किया गया किसकी तरफ से, हमारे इंडिया की तरफ से, किसको, होंडुरस को। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये न्यूज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया के बारे में आपको पता है कि कहीं पे भी अगर डिजास्टर होता है तो इंडिया पहला होता है, पहला रिस्पॉन्स करने वाला कंट्री होता है जो कि रिस्पॉन्स करता है। और हम लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो हमारी दुश्मन कंट्री क्यों ना हो, चाहे वो हमारी हमेशा खिलाफ ही क्यों ना रहती हो, जैसे कि टर्की के केस में आप लोगों ने देखा था, ठीक है। टर्की हमेशा हमारे खिलाफ बोलता है, बट स्टिल हम लोगों ने उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पे को हेल्प प्रोवाइड की थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब होंडुरस की लोकेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, यही होता है डेली करंट अफेयर्स। अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो यही आपको फायदा होगा। आपको लग रहा होगा कि यार ये कुछ ज्यादा तो नहीं बता रहे हैं, कहीं हो सकता है ये एग्जाम में ना आए, बट हर जगह से क्वेश्चन आए हुए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चीजों को चलना होगा, ठीक है। देखो कंट्रीज देखो कौन कौन सी है। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसकी लोकेशन क्या है। होंडुरस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसे अभी हमारी इंडिया ने 26 टन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। सबसे ऊपर क्या था, यूएसए, फिर आया मैक्सिको, मैक्सिको के नीचे मैंने आपको याद कराया था ग्वाटामिला एंड बिलाइस, ग्वाटामिला एंड बिलाइस। ग्वाटामिला बॉर्डर शेयर करता है किससे,
सान साल्वाडोर, सॉरी एल साल्वाडोर से, जिसकी कैपिटल है सान साल्वाडोर, और होंडुरस से, समझ में आया, ग्वाटेमाला बॉर्डर शेयर कर रहा है होंडुरस से और सान साल्वाडोर से, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नीचे क्या है, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, और नीचे कोलंबिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पे कल मैंने बॉर्डर पे आपको बताया था डेरियन गैप के बारे में, है ना, तो चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, डेरियन गैप के बारे में। कोलंबिया के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि जबरदस्ती यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे हम हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा था, वैसे ही इनके इलीगल इमिग्रेंट्स को भी जबरदस्ती डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा था। इनकी सरकार ने लेने से मना कर दिया था, थोड़ी आंख दिखाई, तो डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्सा हो गए, अपनी अकड़ दिखाई, जब अकड़ दिखाई उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताकत दिखाई, तो तुरंत फिर ये वापस कोलंबिया वाले लेट गए उनके सामने कि सर कोई बात नहीं, गलती हो गई, आप भेज दो जिसको भेजना है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा कनेक्ट करके चलना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे ऊपर कनाडा, फिर यूएसए, देन मैक्सिको, फिर ग्वाटेमाला, बेलाइज, फिर एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा एंड कोलंबिया। ये जो कंट्रीज है ना, इनके नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम आप गलती से भी मत भूल जाना, ठीक है। अब यहीं पे आपको एक और लोकेशन बताऊंगा, ये है गल्फ ऑफ फोनसेका, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। एक तो मैंने आपको बताया था डेरियन गैप के बारे में, डेरियन गैप के बारे में, जो कि कहां पे है, जो कि पनामा एंड कोलंबिया के बॉर्डर पे है, माउंटेनियस रीजन है, और यहाँ पे एक तरीके से काफी ज्यादा गैंग से सब भी हैं, और यहीं से डंकी रूट का सहारा लेके इलीगल जो लोग हैं वो यूएसए में एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। सेकंड आपको पता होनी चाहिए गल्फ ऑफ फोनसेका के बारे में। अभी गल्फ ऑफ फोनसेका आपको कहाँ दिख रहा है, इस वाले मैप में देखो तो आपको समझ में आएगा। ये जो आपको छोटा सा एरिया दिख रहा है, ये क्या है, ये है गल्फ ऑफ फोनसेका। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्या है, ये है गल्फ ऑफ फोनसेका। किस चीज से रिलेटेड है, ध्यान रखना, किस चीज से रिलेटेड है, ये होंडुरस से रिलेटेड है। ऊपर क्या है, एल साल्वाडोर, और नीचे क्या है, निकारागुआ। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट का नाम मैंने आपको बताया था, नूयब बुकेली करके उनका नाम था, है ना। एल साल्वाडोर ने अलाउ कर दिया है कि जो भी कन्विक्टेड क्रिमिनल्स है यूएसए में, चाहे वो यूएसए के सिटीजन ही क्यों ना हो, सबको हमारे कंट्री में भेज दो, हम लोग संभाल लेंगे। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कई सारे गैंग्स को संभाल रहे हैं काफी सक्सेसफुली। वहां के जो प्रेसिडेंट है, जो कि अभी दूसरी बार चुनाव जीत चुके हैं, नूयब बुकेली, उन्होंने कई सारे गैंग मेंबर्स को जेल में बंद कर रखा है। और अब वो अमेरिकन, इवन अमेरिकन सिटीजन हो या कहीं पे भी, कहीं का भी नेशनैलिटी वाला अगर अमेरिका की जेल में बंद है तो उसको लेने के लिए तैयार है। कौन, एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट, कुछ पैसों के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर चीज को कवर करोगे, समझ में आया। गल्फ ऑफ फोनसेका के बारे में किससे लिंक है, होंडुरस से, एल साल्वाडोर से और निकारागुआ से। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नीचे क्या है, पैसिफिक ओशियन, और ऊपर कैरेबियन सी। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से आपको कवर करना है। आई थिंक आपको ये सारी लोकेशन अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टी इंडस्ट्री एंड इट्स वर्कर्स विल ड्राइव नॉर्थ ईस्ट टू न्यू हाइट, सेज प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आसाम के दौरे पे गए हुए, और वहां पे गुवाहाटी में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की बात करी। एक बार देख लेते हैं पूरा जो न्यूज है वो क्या है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 2 डे के विजिट पे गए हुए आसाम में, जहां पे वो जुमोइर बिनांदनी प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने बात करी कि हम लोग डेवलपमेंट करने की कोशिश करें आसाम को, पूरे नॉर्थ ईस्ट। हमेशा से नॉर्थ ईस्ट को एक तरीके से नेग्लेक्ट किया गया है हमारे गवर्नमेंट द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, बट जब से ये पावर में आए हैं, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है, उन्होंने काफी कुछ करने की कोशिश की है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, और वो एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं किस चीज के, नॉर्थ ईस्ट रीजन के, ठीक है। और ये देखा भी गया है कि काफी लगातार वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करी गई है प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा, और एक तरीके से वहां पे डेवलपमेंट भी बढ़ाने की बात करी गई है, और एक कहीं ना कहीं से उसको जोड़ने की कोशिश करी जा रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, पूरी तरीके से जोड़ने की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया को हमारे और रेस्ट ऑफ इंडिया से, ठीक है। इन सारी चीजों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एम्फेसाइज किया, और साथ में टी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की भी बात करी। इसके टी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की भी बात करी। आज से पहले मैंने आपको 2 चीजों के बारे में बता दिया था, टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में एंड टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, है ना। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको अभी तक बता चुका हूं, और टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बता चुका हूं, है ना। आज हम लोग देख लेंगे टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, है ना, टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा, क्योंकि यहां से ऑलरेडी क्वेश्चन भी आ चुका है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि हम लोग टी इंडस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये और बढ़ेगी तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उसका और भी ज्यादा डेवलपमेंट होगा। आपको पता होना चाहिए कि टी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आसाम में ही होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और सेकंड नंबर पे आप वेस्ट बंगाल के रख सकते हैं। अभी मैंने आपको बिहार से भी लिंक करके बताया कि बिहार में कौन कौन से रीजन में हम लोग टी के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा लिंक करते हुए समझते हुए चलना होगा। समझ में आया कि नहीं आया। जितना भी टी का प्रोडक्शन होता है उसका 83%, 80% से ज्यादा तो नॉर्थन इंडिया में ही होता है, और 17-15-17% कहाँ पे होता है,
सदर्न इंडिया में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और नॉर्थन इंडिया में भी सबसे ज्यादा कहाँ पे, आसाम में, सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल पे। साउथ के भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे होता है, जैसे कि कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नॉर्दर्न स्टेट में कौन कौन से हो गए, वेस्ट बंगाल हो गया, फिर आसाम हो गया नॉर्थ ईस्ट में, है ना, और फिर आपको हिमाचल प्रदेश ले लो, त्रिपुरा ले लो, तो इन सारे स्टेट्स में टी का प्रोडक्शन होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से यूपीएससी का आपका ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो समझते हुए चलना होगा चीजों को, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि ऑलरेडी टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। वैसे ही यूपीएससी में टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मैं वो क्वेश्चन लगाना भूल गया, ठीक है, नहीं तो वो मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। आई थिंक 2023 का ही क्वेश्चन है यूपीएससी का, जिसमें पूछा गया था, जिसमें 4 स्टेट्स दिए गए थे और पूछा गया था कि इसमें इन चारों में से कौन सा स्टेट है जो कि आपका टी प्रोडक्शन से एसोसिएटेड नहीं है। उसमें 3-4 नाम थे, क्या क्या नाम थे एक बार देख लो। उसमें नाम था कर्नाटका और तमिलनाडु, आसाम एंड चौथा दिया हुआ था आंध्र प्रदेश। और इसमें पूछा था कि इसमें से कौन सा स्टेट है जो कि टी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। अब देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, अगर आपको पता नहीं है कि टी का प्रोडक्शन कौन कौन से स्टेट में होता है, तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में नहीं होता, इन तीनों में तो होता है, ठीक है। और ये बात आप टी बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में काम करती है। समझ में आया कि नहीं आया, कौन कौन से स्टेट में टी का प्रोडक्शन होता है, एक बार स्टेट्स देख लो। आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो एक बार आपको देखना होगा, छोड़ना नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप असम याद रखेंगे, किसी को भी भूलना नहीं है। असम से आपको वेस्ट बंगाल याद रखना है, वेस्ट बंगाल से आपको त्रिपुरा याद रखना है ना। फिर आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। मैंने आपको क्या बताया था कि 83% प्रोडक्शन कहां से हो रहा है, नॉर्थन इंडिया में ही हो रहा है ना। सदर्न इंडिया में जाएंगे तो किस किस के पास जाना है आपको, सदर्न इंडिया में होगा कर्नाटका, कर्नाटका और तमिलनाडु एंड केरला। बस ये 7 स्टेट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है जो कि टी का प्रोडक्शन करती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहीं से हमारा सारा टी निकलता है और इस तरीके से इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाता है टी का, ठीक है। अब मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है, मैंने क्या कहा कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाता है टी का, मैंने एक्सपोर्टर नहीं कहा है ना। टी टी का प्रोडक्शन में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाता है इंडिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर एक्सपोर्ट करने की बात हुई तो थोड़ी सी रैंकिंग चेंज हो जाएगी, इंडिया 4th पोजीशन पे हो जाएगा। तो आपको चीजों को क्लियर करते हुए चलना होगा कि मैं आपसे क्या कन्वे करना चाहता हूं। समझ में आया कि नहीं आया, टी से रिलेटेड ये सारी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी, है ना। अब टी बोर्ड ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था कब, 1954 में, जब टी एक्ट 1953 लाया गया तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था, टी बोर्ड ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था, बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, कहाँ पे, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इसलिए मैं कह रहा था कि ये गढ़ है, वेस्ट बंगाल तो गढ़ है भाई किस चीज का, टी प्रोडक्शन का, और उससे मिली हुई जो हमारी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, वहां पे हम लोग टी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से लिंक करोगे तो क्लियर होगी चीजें। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां बताया था, इसका हेडक्वार्टर है गुंटूर आंध्र प्रदेश में, कहां पे है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, आपको समझ के चलना है। सेकंड मैंने आपको बताया किसके बारे में, टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि अभी अभी हाल फिलहाल में ही सेटअप किया गया है, जनवरी में ही से सेटअप किया गया टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है निजामाबाद तेलंगाना में, कहां पे है, निजामाबाद तेलंगाना में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। थर्ड थर्ड ध्यान रखो, कॉफी बोर्ड अगर आपसे पूछा जाए कि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का, तो आपको ध्यान रखना है कॉफी कौन पीता है, कॉफी रिच लोग पीते हैं, रिच लोग कहां पे, बैंगलोर में है, क्योंकि वो आईटी कैपिटल है ना। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, ये मत सोचना कि यार ये क्वेश्चन नहीं आएगा, हर जगह से क्वेश्चन आएंगे, ऑलरेडी पूछा जा चुका है टोबैको बोर्ड से रिलेटेड, अगली बार आपसे पूछा जा सकता है टर्मरिक बोर्ड से रिलेटेड, क्योंकि इसे अभी अभी सेटअप किया गया है, टी न्यूज में है, तो टी बोर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉफी बोर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चीजों को समझते हुए चलो। फोर्थ हम लोगों ने क्या देख लिया था, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, अभी हम लोग देख लेंगे टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया कि कोलकाता में है। तो ये चारों नाम आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। टोबैको बोर्ड हो गया आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश, टर्मरिक बोर्ड हो गया आपका निजामाबाद तेलंगाना में, कॉफी बोर्ड हो गया आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, और टी बोर्ड हो गया कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा, तभी चीजें क्लियर होने वाली हैं। अब देखो बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर मैंने बताया था आपको कि कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे आपको दिखेगा चाइना, सेकंड नंबर पे इंडिया, थर्ड कीनिया, श्रीलंका एंड टर्की, ठीक है।
टी एक्सपोर्टर की बात की जाए, प्रोड्यूसर में इंडिया है, पर हम लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके 80% खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ 10% के आसपास ही हम लोग एक्सपोर्ट करते होंगे। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज कौन सी है? चाइना है, सेकंड पे कीनिया है, थर्ड पे श्रीलंका है, एंड फोर्थ पे इंडिया है। आपको ध्यान रखना है, एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर में आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना, कि प्रोड्यूसर में हम लोग सेकंड नंबर पे, एक्सपोर्टर में हम लोग चौथे नंबर पे हैं, क्योंकि हम लोग तो डेली चाय पीते हैं, आपको पता ही है। सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में लोग चाय पीते हैं आफ्टर वाटर, ठीक है। अगर कोई ड्रिंकेबल टी है, कोई ड्रिंकेबल चीज है जिसे पिया जाता है आफ्टर वाटर, तो सबसे ज्यादा मात्रा में लोग चाय ही पीते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चाइना और इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। बट इंडिया सेकंड नंबर पे प्रोड्यूसर है, बट चौथे नंबर पे एक्सपोर्टर है ना। बिगेस्ट टी एक्सपोर्टर कंपनीज में देख लो, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस इंडिया की है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन सी टी का एक तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है? ब्लैक टी, ग्रीन टी, माचा टी एंड उलोंग टी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर चीज को क्लियर करते हुए, समझते हुए चल रहे हो कि नहीं? ऑलरेडी 2023 में 2023 से 22 का क्वेश्चन देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन आ रखा है यूपीएससी में, बीपीएससी में आने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। कोई भी वहम में ना रहे कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाई एचआईवी सेल्फ टेस्टिंग कैन बी अ गेम चेंजर फॉर मिजोरम। अब यार, आपने एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में सुना होगा, आई थिंक त्रिपुरा था या शायद मिजोरम ही था, जहां पे एक यूनिवर्सिटी में एचआईवी का आउटब्रेक हो गया था। इसका एचआईवी का आउटब्रेक, तो सब लोगों ने सोचा कि यार एचआईवी का आउटब्रेक एकदम से एक यूनिवर्सिटी में कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ से, सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से फैलता है? तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से नहीं फैलता। अगर किसी भी माध्यम से, अगर कोई एचआईवी इन्फेक्टेड व्यक्ति जो है, एचआईवी इन्फेक्टेड बॉडी है, उसका फ्लूइड किसी ऐसे व्यक्ति में चल जाए जो कि एचआईवी इन्फेक्टेड नहीं है, तो उसको भी एचआईवी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी भी माध्यम से जा सकता है, चाहे वो अगर मिल्क पीने की वजह से ही हो जाए, या फिर इसी माध्यम देख लो, या सिरिंजेस को यूज करने से होता है। कुछ लोग ड्रग्स करते हैं, जैसे कि अभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या हुआ था, उस यूनिवर्सिटी के जो लोग थे, जो बच्चे थे, काफी ज्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, और उन्होंने ऐसे सिरिंजेस का इस्तेमाल किया जो कि ऑलरेडी एचआईवी इन्फेक्टेड लोग यूज कर रहे थे, और वहां से किसी को होगा एचआईवी, फिर वहां से सब में फैल गया धीरे धीरे करके, और बहुत सारे बच्चे एचआईवी इन्फेक्टेड हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। पूरे इंडिया में 25 लाख के आसपास जो लोग हैं वो एचआईवी इन्फेक्टेड है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एचआईवी इन्फेक्टेड लोगों की इंडिया में। हालांकि हम लोगों ने इसकी पॉपुलेशन को कम करने में काफी ज्यादा एक तरीके से मेहनत की है, जिसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा इंडिया में 25 लाख में से जो सबसे ज्यादा हैं वो अकेले मिजोरम में पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और अराउंड मिजोरम की पॉपुलेशन के 2.5% ऑफ एडल्ट को एचआईवी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एचआईवी से के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ एक टैबू जुड़ गया है, और लोग इसका टेस्ट नहीं कराना चाहते। वो सोचते हैं कि अगर मैंने बोल भी दिया कि एचआईवी का टेस्ट कराने जा रहा हूं, तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, जो कि एकदम जेन्युइन कंसर्न है, कोई भी सोच सकता है। इसलिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी, हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ टेस्टिंग किट की, कि ये गेम चेंजर हो सकता है मिजोरम के मामले में, है ना। जब सबके पास सेल्फ टेस्टिंग की किट होगी, तो वो खुद ही अपने ब्लड से या अपने सलाइवा से चेक कर सकता है कि वो एचआईवी है कि नहीं, और अगर उसको एचआईवी होगी तो वो खुद ही जाकर रिपोर्ट कर लेगा, और अपनी जांच के लिए कम से कम आगे बढ़ सकता है। नहीं तो वो लोग चेक ही नहीं कराना चाहते कि भाई उन्हें एचआईवी है कि नहीं, और इस वजह से काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? एचआईवी के साथ इशू क्या है? तो टैबू जुड़ गया है कि एचआईवी का हम लोग टेस्ट नहीं कराएंगे। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर आप अभी हॉस्पिटल में भी जाते हैं, चाहे कोई भी सर्जरी उर्जरी कुछ भी हो आपका, ठीक है, आपका एचआईवी का टेस्ट पहले होता ही होता है। उसमें भी लोग कई सारे सवाल उठाने लग जाते हैं कि एचआईवी का क्यों करवा रहे हो, एचआईवी का क्यों कर रहे हो, बट वो जरूरी होता है, एचआईवी का टेस्ट होना ही होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए ही मिजोरम में अब सेल्फ टेस्टिंग किट बांटी जा रही है, वहां के चर्च से, वहां के अलग अलग जगह से, जो पब्लिक लोकेशंस हैं वहां के यूनिवर्सिटीज में, है ना, ताकि लोग अपना जांच कर सकें, खुद खुद जांच करें, और फिर कम से कम खुद ही रिपोर्ट कर दें। तो उससे क्या होगा, एचआईवी दूसरे लोगों को नहीं फैलेगा। नहीं तो वो लोग किसी और लोगों के साथ बैठेंगे, और अगर उनका फ्लूइड किसी भी माध्यम से गया, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो सकता है, कॉमन सिरिंजेस का, इंजेक्शन का यूज करना भी हो सकता है ना, किसी भी माध्यम से अगर क्या वो चेंज हुआ, मतलब एक दूसरे में गया, तो सामने वाले व्यक्ति को भी एचआईवी फैल जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसे रोकने के लिए हम लोग सेल्फ टेस्टिंग किट दे रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा आपको कवर करते हुए चलना होगा। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि हम लोग ने काफी डिक्रीज किया है, 44% तक हम लोगों ने डिक्रीज किया है, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। इसका जो ग्लोबल एवरेज रिडक्शन रेट है वो कितना है, 39%, और उससे भी ज्यादा हमारा 44% है सिंस 2010, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2010 से लेके अभी तक में हम लोगों ने 44% रेट से रिडक्शन करने की कोशिश की है,
जो कि हमारा ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है, जो कि 39% है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? HIV के बारे में आपको पता होगा, 25 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड है HIV से, है ना। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इनके बारे में आप जानते होंगे। ये किस चीज को अटैक करता है? ये आपकी इम्यूनिटी को अटैक कर देता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी इम्यूनिटी ही खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको कोई भी बीमारी जल्दी से हो सकती है, जैसे डायबिटीज हो, कैंसर हो गया, कोई भी बीमारी आपको जल्दी से, जुकाम, फीवर, सब कुछ होने लग जाएगा। ठीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी ही बची नहीं, अगर बाहर के पैथोजन से आपकी इम्यूनिटी लड़ ही नहीं पा रही, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स लड़ ही नहीं पा रहे, तो आपको कोई भी बीमारी बहुत ही जल्दी हो जाएगी और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए HIV काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आपको कवर करते हुए चलना होगा। समझ में आ गया? अगर ऐसा लिखा रहे कि HIV इम्यूनिटी को खत्म करने की कोशिश करता है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट होगी, मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं टू द पॉइंट बात बोलूं, तो CD4 सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। कौन? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है, ये जो वायरस है किसको खत्म करने की कोशिश करता है? CD4 सेल्स को। ठीक है, अब ये CD4 सेल्स क्या है, इसके बारे में हल्का सा समझ लो कि व्हाइट ब्लड सेल्स का पार्ट है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। पर इसी को जब खत्म किया जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा कम चली जाएगी और फिर इसके बाद आपको कोई बीमारी हो सकती है ना, आपका लीवर फेलियर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी, है ना। जब HIV हो जाता है तो बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, आपको पता ही है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मौत हो जाए। बट इसका भी अब एक तरीके से उपाय ढूंढा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है ना। स्टेम सेल्स थेरेपी से कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि हम लोग बचाने की कोशिश कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्टेम सेल थेरेपी उसके लिए करी जाती है, HIV से बचाने के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बट स्टिल बहुत सारे लोगों की अभी भी मौत होती है, किसकी वजह से? HIV की वजह से, जो कि एक खतरनाक बीमारी मानी जाती है ना। बहुत जगह क्या बोलते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से, जैसे कि वैसे जो रीजंस होते हैं, रेड लाइट जो रीजंस होते हैं, वहां पे भी लोग जाते हैं और उस वजह से भी लोगों को HIV हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा समझते हुए आपको चलना होगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी एम्बार्क्स ऑन 5-day विजिट टू फ्रांस। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फ्रांस गए हुए थे, आपको पता है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है इमैनुअल मैक्रोन। तो हमारे उपेंद्र द्विवेदी साहब जो कि 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये कहाँ गए हैं? अभी फ्रांस के विजिट पे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अपने वहां के काउंटर पार्ट जनरल पियरे शील से मिलेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और हमारे डिफेंस टाइज को मजबूत करने की कोशिश करेंगे बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 23 से लेके 28 फरवरी तक के विजिट पे गए हैं और अलग अलग वहां के कॉन्फ्रेंसेस में एक तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, अलग अलग जगह पे जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ में जो हमारे उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं वो कहाँ जाएंगे? मार्शले नाम की जगह, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, वहां पे भी जाएंगे मार्शले। मैंने ये चीज ऑलरेडी आपको बता दिया है। देखो, यही करंट अफेयर्स डेली करने का फायदा होता है। ज्यादातर लोगों को मार्शले के बारे में इसलिए पता होगा क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा फरवरी में ही नया कॉन्सुलेट खुला है ना, नया कॉन्सुलेट खुला है, इसलिए आपको पता होगा मार्शले के बारे में। जब पर जो मेरे स्टूडेंट है उनको इसलिए भी पता होगा क्योंकि हम लोग आईमेक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जब मैं आपको ग्रीस के पायरियस पोर्ट के बारे में बता रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें फ्रांस भी एक सिग्नेटरी है और वहां से जो सामान है वो कहाँ जाएगा? मार्शले पोर्ट पे भी जाएगा, जो कि फ्रांस से रिलेटेड है। इस तरीके से मैंने आपको लिंक करके बताया था। और फिर उसके बाद देखो वहां पे हमारा कॉन्सुलेट भी खुल रहा है। और देखो, मार्शलेट अभी इसलिए भी रीजन है क्योंकि यहीं पे रशिया का एक दूतावास था, वहां पे अटैक किया गया है बॉम्ब से, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब यूक्रेन और रशिया की एक तरीके से वॉर की एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, है ना, क्योंकि 3 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहीं पे अटैक कर दिया गया था कुछ लोगों द्वारा, कुछ शरारती तत्वों द्वारा, जिससे रशिया काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और जांच की बात कर रहा है कि फ्रांस को जांच करनी चाहिए कि किसने हमारे जो दूतावास है उस पर अटैक किया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो मार्शले के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक पोर्ट है, मार्शले पोर्ट है, और मार्शले का एक वो सिटी भी है। ठीक है, मार्शले जो पोर्ट है वहीं वो आईमेक कॉरिडोर से रिलेटेड है ना। मार्शले पोर्ट से रिलेटेड मैंने आपको एक और चीज बताई थी, कहानी बताई थी वीडी सावरकर की। जब इनको जेल में, इनको एक शिप के माध्यम से इंडिया डिपोर्ट करने की कोशिश करी जा रही थी और सोचा जा रहा था कि इनको एक बार इंडिया में ले जाएंगे और फिर उसके बाद लंबे टाइम तक जेल में रखेंगे। तब फ्रांस के इस पोर्ट पे यूके की शिप रुकी थी और यहाँ से वॉशरूम गए वीडी सावरकर जी और एक तरीके से विंडो को तोड़कर पानी के अंदर कूद गए थे। बट एक फ्रेंच ऑफिशियल ने पकड़ लिया। उन्होंने सोचा कि एक क्रू मेंबर है जो कि भागने की कोशिश कर रहा है, फिर उसको पकड़ के हैंड ओवर कर दिया ब्रिटेन को। फिर बाद में फ्रांस को पता चला कि भाई ये तो स्वतंत्रता सेनानी था इंडिया का, जो कि यूके से इंडिया को छुड़ाना चाहता है और हम लोगों ने उसको ही पकड़ के यूके को ही दे दिया, ब्रिटेन को ही दे दिया। तो उसकी वजह से फ्रांस ने वापस बोला कि नहीं, आप इनको छोड़ दो। बट डिस्प्यूट हो गया था ब्रिटेन और
फ्रांस के बीच में, बट वीडी सावरकर को नहीं छोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद वीडी सावरकर को काला पानी की सजा भी हुई, आपको पता ही है। तो ये सारी जो कहानी है मार्सले पोर्ट से रिलेटेड आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी विजिट किए थे, क्वेश्चन आ सकता है मार्सले पोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो हर चीजों को कवर करते हुए आप चलोगे। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट डिटेल मैप ऑफ मून्स साउथ पोल एरिया मेड फ्रॉम चंद्रयान डेटा, ठीक है। तो आपको पता है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था, और फिर उसके बाद ये लैंड भी कर गया काफी सक्सेसफुली। चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया था 2019 में, जिसमें काफी हमें निराशा मिली थी, बट हम लोग सीखे और इसरो आगे बढ़ा, और उसके बाद इसरो ने लॉन्च किया चंद्रयान 3 को, और फिर ये सक्सेसफुली लैंड कर गया था मून के साउथ पोल पे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मून के साउथ पोल पे लैंड किया, और ये करने वाली इंडिया जो है पहली कंट्री थी, और मून के सरफेस पे लैंड करने वाली चौथी कंट्री थी। साउथ पोल पे लैंड करने वाली, जो कि काफी मुश्किल माना जाता है, डार्केस्ट रीजन ऑफ क्या बोलते हैं, मून बोला जाता है, वहां पे लैंड करने वाली इंडिया पहली कंट्री थी, आपको ध्यान रखना है। अब वहां पे ऑब्वियसली लैंड करी होगी तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स सब तो हुए होंगे, है ना। वहां की सॉइल्स को जांच करने की हम लोगों ने कोशिश की, वहां पे जो लूज रॉक है जो कि सरफेस पे है मून के, उसको जांच करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे। इसमें हमें कुछ चीजें निकल के आई हैं, उसके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पता है कि 23 अगस्त 2023 को लैंड कर गया था कौन, हमारा हमारा चंद्रयान 3, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें से हमारा विक्रम लैंडर निकला, लैंडर था, लैंड किया, और उसमें से प्रज्ञान रोवर निकला था, ये चीज आपको पता होगा। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था, जिसने एक तरीके से जांच करनी स्टार्ट करी, वहां की जो मिट्टी है, वहां के जो लूज सॉइल है, उसकी केमिकल कंपोजिशन को समझने की कोशिश करी। अब वहां से समझ के हमें एक बहुत ही खास जानकारी हाथ लगी है, जो अभी तक किसी को भी ज्यादा जिसके बारे में विश्वास नहीं था या अच्छे सटीक तरीके से पता नहीं था। आपको पता है कि मून पे सबसे पहली बार वाटर होने का भी जो एविडेंस है, एक तरीके से सबसे पहली बार जो उसका बताया था, वो इंडिया ने ही बताया था। और अब इंडिया ने ये कारनामा करके दिखाया है कि इंडिया ने वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और वहां से एक चीज निकल के आ रही है कि वहां पे पहले मैग्मा का ओशन था। वहां पे क्या था, वहां पे मैग्मा का ओशन पहले था, जो कि अब नहीं है, वो हो सकता है अंदर चला गया हो काफी ज्यादा, ठीक है। और वहां पे पहले बहुत साल पहले वहां पे एक मैग्मा का ओशन था। अब इस चीज को बहुत सारे मिशंस के थ्रू एक तरीके से हिंट दी जा रही थी कि हाँ यहाँ पे हो सकता है ऐसा कुछ, जैसे कि यूएसए के बहुत सारे मिशंस थे उसके, जैसे कि अपोलो मिशन हो गया, यूएस सर्वेयर हो गया, रशियन लूना हो गया, और चाइनीज का चांग ई मिशन। इस मिशन के तहत ये हिंट दिया गया था कि हाँ हो सकता है वहां पे मैग्मा का पहले कभी ओशन रहा हो, बट कहीं पे भी किसी के पास भी एविडेंस नहीं था। बट इंडिया पहली कंट्री बन गई है जिसके पास ये एविडेंस है कि हाँ वहां पे पहले एक मैग्मा का ओशन था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक तरीके से काफी बड़ी जानकारी मानी जा रही है, और इसमें इसरो ने फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी जो कि अहमदाबाद की है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की है, और इसरो ने मिलकर काम किया और पूरे डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करी। आपको पता है कि लैंडर जब वहां पे लैंड किया था, फिर वहां से प्रज्ञान रोवर निकला, और फिर वो आसपास के एरिया में एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा था। वहां पे जो सॉइल है उसके केमिकल कंपोजिशन को जानने की कोशिश कर रहा था कि वो किस तरीके से बना है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वहीं से निकल के आ रही है कि वहां पे मैग्मा ओशन था जो कि पहले एग्जिस्ट करता था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 23 अगस्त को लॉन्च किया था, उससे उसको हम लोग अब नेशनल स्पेस डे के नाम से मनाते हैं। और इस दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को अनाउंस किया जाता है। किसको अनाउंस किया जाता है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, किससे? हमारे लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी मार्क 3 से। किससे? जीएसएलवी मार्क 3 से। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन में आए कि पीएसएलवी है, आप पीएसएलवी नाम सुनते हो तो पीएसएलवी लगा दे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है जीएसएलवी मार्क 3 या एलवीएम मार्क 3 लिखा जाए, एलवीएम 3 लिखा जाए तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इससे लॉन्च किया गया था किसको? हमारे चंद्रयान 3 के सैटेलाइट्स को। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विक्रम और प्रज्ञान को, ये चीज आपको ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। इस तरीके से आपने कुछ पिक्चर्स देखी होंगी। ये उतरा, फिर वहां की जो केमिकल कंपोजिशन जांच करने की कोशिश करी। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव आपको बताना चाहिए कि सॉफ्ट लैंडिंग करना मून पे, जो कि हम लोग करने में अनसक्सेसफुल रहे थे इसमें चंद्रयान 2 के टाइम पे। तो सॉफ्ट लैंडिंग करना पहला ऑब्जेक्टिव। सेकंड है रोवर मून पे जाएगा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा, वहां पे लूनर वाटर को एक्सप्लोर करेगा, और मेजर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, वहां पे जो सिस्मिक एक्टिविटी हो रहा है उसको मेजर करने की कोशिश करेगा। ये चारों पांचों एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव जो है आपको ध्यान रखने हैं किस चीज के, ये चारों पांचों एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव जो है याद रखने हैं आपको चंद्रयान 3 के। क्योंकि कंफ्यूजन होगी चंद्रयान 4 से, जिसे हम लोग लॉन्च करने वाले हैं।
चंद्रयान 4 में क्या ऑब्जेक्टिव है उसका? चंद्रयान 4 का ऑब्जेक्टिव है कि वो जो लूज रॉक है, वो जो सॉइल है, उसको इकट्ठा करना और वापस इंडिया में लेके आना, वापस प्लैनेट अर्थ पर, मदर अर्थ पर लेकर आना। ये ऑब्जेक्टिव है चंद्रयान 4 का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें हमारे साथ सहयोग करेगी जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा भी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए कि चंद्रयान 3 का क्या था, चंद्रयान 4 का क्या था। जब हम लोग इसको करने में सक्सेसफुल रहेंगे तो एक तरीके से 1940 में हम लोग मैंड मिशन भी भेजेंगे, जो कि काफी सक्सेसफुली 1940 नहीं, सॉरी, 2040 में हम लोग मैंड मिशन भी भेजेंगे, जो कि सक्सेसफुली चांद के सतह पे जाएगा और फिर वहां से वापस लौटकर आएंगे भी काफी सक्सेसफुली। ये चीज आपने ध्यान रखना है ना। 2028 का हम लोगों ने टारगेट रख रखा है कि हम लोग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करेंगे और उसे ऑपरेशनलाइज कर देंगे 2035 तक, है ना। 2028 में लॉन्च है, 2035 तक ऑपरेशनलाइज करने का हम लोगों ने टारगेट रख रखा था। और इसलिए हम लोगों ने अभी 30 दिसंबर 2024 को स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया, जिसके तहत हम लोग डॉकिंग और ऑन डॉकिंग करने की कोशिश कर रहे थे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने PSLV C60 लॉन्च व्हीकल में हम लोगों ने एक तरीके से लोबिया सीड्स को स्पेस के अंदर उगाने की कोशिश करी, में हम लोग काफी सक्सेसफुल रहे। समझ में आ रहा है? तो हर चीज को समझते हुए चलो कि इसरो की क्या क्या एक तरीके से अभी हाल फिलहाल में कामयाबी रही है, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आपको कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडियन नेवी हैंड्स ओवर INS गुलदर टू महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर अंडर वाटर म्यूजियम। ठीक है, एक अंडर वाटर म्यूजियम बनाने के लिए इंडियन नेवी ने अपनी एक शिप INS गुलदर, जो कि डीकमीशन हो गई थी फरवरी में ही शायद, ठीक है, उसको हैंड ओवर कर दिया है। किसको? महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इससे ये अंडर वाटर म्यूजियम बनाएंगे, जिससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है और लोग भी वहां पे जा सकते हैं ना। उसका मेन काम क्या होने वाला है? INS गुलदर आपको ध्यान रखना है। एक तो हम लोग म्यूजियम बनाएंगे अंडर वाटर, इंडिया की पहली अंडर वाटर म्यूजियम बनने वाली है। साथ में आर्टिफिशियल रीफ भी बनेगी। आर्टिफिशियल रीफ किस लिए होती है? ऑब्वियसली वहां पे बायोडाइवर्सिटी ये सब जो होगी, वहां पे जो एनिमल्स होंगे, है ना, को सपोर्ट करने के लिए ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग तो ऑलरेडी काफी ज्यादा बर्बाद कर चुके हैं, हमारे ओशंस को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, पर उनको एक सहारा देने के लिए, वहां पे बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए हम लोग इस पे आर्टिफिशियल रीफ की भी बात करें कि हम लोग इस पे आर्टिफिशियल रीफ भी बनाएंगे, ठीक है। अब आर्टिफिशियल रीफ किस टाइप की होती है एक बार देख लो, कुछ इस टाइप का। यहाँ पे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं आराम से अपना घर समझ के रहेंगे, है ना। और साथ के साथ ये हमारा एक म्यूजियम भी हो जाएगा, अंडर वाटर सी म्यूजियम भी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। इस चीज के लिए INS गुलदर को दे दिया गया है, ये चीज आपने ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस शिप के ऊपर बनने वाला है? तो ये बनने वाला है INS गुलदर पे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोगों ने 39 साल पहले, 39 ईयर्स पहले कंडक्ट किया था, अपनी कमीशन किया था अपनी नेवी में। गिडेनिया शिपयार्ड ने इसे बनाया था पोलैंड की, और अब ये क्या डीकमीशन हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब इसे महाराष्ट्र को दिया जाएगा, उनकी अथॉरिटी को दिया जाएगा, जो कि इस पे बनाएंगे अपना म्यूजियम। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर चीज को कवर करते हुए चलना होगा। INS गुलदर के ऊपर 39 ईयर्स तक इसने अपनी सेवा दी, और अब ये रिटायर हो चुका है, अब ये डीकमीशन हो चुका है। पोलैंड ने इसे बनाया था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है RBI लॉन्चेस फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 विद अ फोकस ऑन वुमेन प्रोस्पेरिटी। वुमेन में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए RBI ने लॉन्च किया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025। ये आपको ध्यान रखना है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा, जो कि पहले फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये 26th गवर्नर है ऑफ RBI, आपको क्लियर रखना होगा। थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप के टॉपिक में से। फाइनेंशियल लिटरेसी, वुमेन्स प्रोस्पेरिटी, ये इसकी थीम है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 की। इस बार इसका हम लोग 10th एडिशन मना रहे हैं, और हर साल ही मनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फाइनेंस लिटरेसी वीक में हम लोग वुमेन को एक तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कैसे, मतलब उसको बताते हैं, उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, वुमेन को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। इसको आपको समझते हुए चलना होगा। नेक्स्ट है फ्रेडरिक मर्ज, जो कि नए चांसलर हो सकते हैं जर्मनी के। आपको पता है कि जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ये सब होते हैं, तो वैसे ही चांसलर होते हैं कहाँ पे? जर्मनी के अंदर। इससे पहले कौन थे? इससे पहले ओलाफ स्कॉल्स थे। ओलाफ स्कॉल्स, उससे पहले एंजेलिना मार्केल के बारे में तो आप जानते होंगे। ओलाफ स्कॉल्स, जिनको अब हटा दिया गया है ना, अब वो अपने पद से छोड़ दिए हैं। और फिर इलेक्शन हुआ, जिसमें जीत किसकी हुई? जीत हुई फ्रेडरिक मर्ज की।
फ्रेडरिक मर्ज कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन से, CDU से बिलोंग करते हैं, आपको ध्यान रखना है, जो कि सेंटर टू राइट पार्टी है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग बीजेपी को बोल देते हैं, तो वैसे ही वहां पे है जर्मनी में सेंटर टू राइट पार्टी CDU, ये आपको ध्यान रखना है, जिसके अभी चांसलर बन सकते हैं, जहां से चांसलर बन सकते हैं फ्रेडरिक मर्ज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि इनको भी पूरा पूरा एक तरीके से मेजोरिटी नहीं मिली है, ये भी किसी के साथ सहयोग लेंगे ही। साथ में AFD को भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। AFD के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, याद होगा आपको, तो AFD के बारे में, है ना, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, इसका फुल फॉर्म था AFD। इसको भी काफी अच्छा सपोर्ट देखा गया है, और इलॉन मस्क हो गए, डोनाल्ड ट्रंप हो गए, है ना, जो लीडर्स हैं वो AFD को ही सपोर्ट कर रहे थे। वो लोग CDU को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि CDU ने, आपने सुना होगा 2 दिन पहले का उनका बयान है कि हम लोग अमेरिका से इंडिपेंडेंस चाहते हैं, है ना। मतलब वो लोग एक तरीके से ये चीज को एक्सेप्ट करेंगे, कहीं ना कहीं अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो हमारे पूरे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे है ही, और हमारे फॉरेन पॉलिसी पे है ही। हर चीज के लिए हम लोग अमेरिका पे डिपेंडेंट रहते हैं, और दूसरे को ज्ञान देते हैं, इंडिया जैसे इंडिपेंडेंट कंट्री को हम ज्ञान देते हैं, और खुद हम लोग चुंगल में फंसे हुए हैं, एक तरीके से कॉलोनाइज्ड हैं किससे, अमेरिका से। ये चीज तो मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ, है ना। ये चीज अब तो उन लोगों ने खुद ही एक्सेप्ट कर ली कि भाई हम लोग को अमेरिका से इंडिपेंडेंस लेनी है। मतलब दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पहले इंडिपेंडेंट नहीं थे, जिनसे अब उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फार राइट जो AFD है, उनको इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, इन सबसे अमेरिका से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको यूरोप से प्रॉब्लम है। बट इनको CDU वाले जो हैं, इनको अमेरिका से भी प्रॉब्लम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर करते हुए चलना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इससे क्लियर हो गया, एक बार देख लेते हैं किसको कितने कितनी सीट्स मिली हैं। CDU को देख लो 208 सीट्स मिली हैं। टोटल सीट्स कितनी थी? टोटल सीट्स थी 630, जिसमें से अगर किसी के पास 316 सीट आ गई, 315 प्लस 1 सीट आ गई, तो वो मेजोरिटी में सीट बना सकता है। CDU के पास है 208 सीट, है ना, इसके अभी बन सकते हैं चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, काफी ज्यादा चांसेस हैं। और फिर AFD जो किसकी पार्टी है, अलाइस विल्डेल, इसकी जो चीफ है ना, इनके 152 सीट्स हैं। अब ये अगर मिल जाए तो ऑब्वियसली ये बन सकते हैं और आराम से, बट ये दोनों मिलेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने इनके साथ अलायंस करने के लिए मना कर दिया है, ठीक है। ये इनके साथ अलायंस चाहते ही नहीं है। अभी देखते हैं किसके साथ अलायंस करते हैं। ओलाव स्कॉल्स, SPD, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ऐसे कर कुछ इनका नाम था, सोशल पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक, ऐसे कर कुछ इनका नाम था, है ना। तो इनकी सीट्स घटी है पहले से, कि पहले से सीट करीब 80 के आसपास जो सीट्स है इनकी घट गई है SPD की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो सकता है उन्हीं के साथ मिलके फिर सरकार बना ले। इससे पहले मैं वहां के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर चुका हूं आपके सामने। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे, पहले वहां पे गैब्रियल अटल बने थे वहां के प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है कि काफी ज्यादा वहां पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। फिर बने माइकल बर्नियर। और अभी जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? फ्रांसिस बैरो, इनके बारे में बता रखा था, फ्रांसिस बैरो, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये अभी प्राइम मिनिस्टर है किसके? फ्रांस के। और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, है ना। आज के लिए टॉपिक्स को हम लोग यहीं पे रखेंगे, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर मजा आएगा नहीं, है ना। फिर कल के दिन हम लोग और कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको टेलीग्राम पे दिए हैं, तो सॉल्व जरूर करिए। तो सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट डे हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे, और फिर हम लोग एक तरीके से फिर आगे आगे के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच।